नमस्कार साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती में 16,633 रिक्त पदों का खाली होने की पूरी संभावना है और इन 16,600 रिक्त पदों पर हम फोर्थ काउंसलिंग यदि होती है तो इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। फोर्थ काउंसलिंग में कितनी मेरिट इसमें जा सकती है। 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग में कुल 67,867 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की गई थी। इसमें जो सामान्य श्रेणी की मेरिट गई थी वो उस समय 67.11 पर गई थी और अन्य पिछड़ा वर्ग की 66.73 पर गई थी और अनुसूचित जाति एससी में 61.01 पर गई थी और अनुसूचित जनजाति एसटी में 56.09 पर गई थी और 1133 सीट उस समय पर एसटी वर्ग की खाली रह गई थी। सरकार इसको नियमानुसार यदि भरना चाहती तो एसटी की सीटों को एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को दे सकती थी। और तृतीय काउंसलिंग में यूआर की मेरिट 66.50, ओबीसी की 66.40 और एससी की 60.04 रही और एसटी में कोई परिवर्तन नहीं मिला, कोई अभ्यर्थी नहीं मिला तो एसटी की वही पुरानी मेरिट रही। बाद में एससी एसटी ओबीसी के अभ्यर्थियों ने लखनऊ में लगातार आंदोलन एवं धरने किए, जिसके बाद सरकार ने आरक्षण संबंधी विसंगति को स्वीकार करते हुए 6800 अभ्यर्थियों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी की। इस 6800 की लिस्ट में ओबीसी की मेरिट 65.53 गई और एससी की मेरिट 59.55 गई और एसटी की मेरिट 56.09 गई। यानी कि जो इनकी 1133 सीटें थी वे यहाँ भी खाली रही और कोई अभ्यर्थी देखने को नहीं मिला और इन सीटों का एससी में समायोजन नहीं किया गया, जबकि नियम अनुसार एससी में समायोजन किया जा सकता था। अब संभावित रिक्तियों का अनुमान समाचार रिपोर्ट के आधार पर और अभ्यर्थियों के दावों के आधार पर क्या है, एक नजर इस पर मारते हैं। जैसे संभावित कारण, विज्ञापन के बाद अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी लगभग 2000 यदि हम मानते हैं अनुमानित संख्या। विज्ञप्ति निकलने के बाद 2000 बच्चों ने अपनी अर्हता पास की, जैसे टेट, सीटेट या बीएड का फाइनल होना या बीटीसी का फाइनल एग्जाम का होना और उसका रिजल्ट विज्ञप्ति के बाद आना। इसके बाद कथित फर्जी डिग्री धारक जिन्होंने फर्जी टेट का प्रमाण पत्र बनवा लिया, सीटेट का प्रमाण पत्र बनवा लिया, तो ऐसे अभ्यर्थी यदि 700 के करीब होते हैं, जैसे हमने समाचार पत्रों में पीछे पढ़ा था। और इसके बाद यदि एमआरसी और ओवरलैपिंग अभ्यर्थी यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार और हाई कोर्ट की डबल बेंच के अनुसार 5000 कैंडिडेट ओवरलैपिंग में जाते हैं। अन्यत्र नियुक्त कार्यभार या ग्रहण करने वाले जिन्होंने कहीं और किसी और विभाग में नियुक्ति ले ली है, उनकी संख्या यदि 1000 होती है और एसटी के रिक्त पद 1133 का समायोजन होता है एससी में, तो ये कुल पद 16,633 पद बनते हैं। हम सरकार की जो विसंगति है उसके अनुसार ही हम चीजों को देखते हुए चल रहे हैं और उसका आकलन करते हुए चल रहे हैं। 6800 की लिस्ट और उसके बाद ये वाली सीटों की संख्या, यदि इनमें 6800 सरकार ने जो विसंगति मानी है उन सीटों को जोड़ देते हैं और ये जो हमारी सीटें बचती हैं अलग अलग आंकड़ों से, तो ये 16,633 सीट हमारी बन जाती हैं। अब श्रेणीवार संभावित रिक्त पदों का अनुमान, यदि यूआर में 2000 अनुमानित रिक्त पद होते हैं, जैसे फर्जी डिग्री वाले या विज्ञप्ति के बाद अर्हता प्राप्त करने वाले या टेट सीटेट को पास करने वाले जिन्होंने बाद में पास किया है विज्ञप्ति के बाद, या फर्जी टेट की डिग्री या सीटेट की डिग्री वाले लगभग 2000 बच्चे भी यदि सामान्य में निकलते हैं, तो यहाँ सामान्य की 2000 सीटें यहाँ पर बढ़ने का अनुमान है। ऐसा पिछली बार हमने अखबारों में बहुत सारी फर्जी डिग्रियों के मामले पढ़े थे।
और यदि इसमें ओबीसी की 10,000 सीटें बनती हैं, 2,000 यूआर की और 10,000 सी को और एससी को यदि 3500 सीटें मिलती हैं और एसटी की रिक्त एससी में समायोजित 1133 सीट हो जाती हैं, तो ये 16,633 पद बन जाते हैं। इस हिसाब से अनुमानित मेरिट में गिरावट तृतीय काउंसलिंग की तुलना में, जो तीसरी काउंसलिंग हुई थी उसकी तुलना में, जो अब चौथी काउंसलिंग होगी उसकी तुलना में मेरिट कहां तक गिर सकती है। तीसरी काउंसलिंग में मेरिट 66.50 गई थी यूआर की, और अगर इनकी 2000 सीटें बढ़ती हैं, जैसा मैंने बताया है, विज्ञप्ति के बाद अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी या फर्जी डिग्री वाले अभ्यर्थी या अन्य कारणों से बाहर होने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, तो इनकी संख्या यूआर में 2000 यदि हम मान के चलते हैं तो इनकी मेरिट 0.4 अंक गिरने की संभावना है। और यदि 0.4 अंक गिरती है तो यह 66.1 के आसपास रहेगी, जो पिछली मेरिट 66.50 है उसके तुलना में यह मेरिट रहने का अनुमान है। इसके बाद यदि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 66.48 हमारी तीसरी मेरिट रही थी, और यदि इसमें 10,000 सीटें बढ़ती हैं तो 10,000 सीटें बढ़ने पर यहां ओबीसी की मेरिट लगभग 4 अंक गिरेगी। और 4 अंक गिरने का कारण यह है 10,000 में, क्योंकि ओबीसी के अभ्यर्थी सबसे ज्यादा सुपर टेट में क्वालिफाई है, और सुपर टेट में क्वालिफाई सबसे ज्यादा होने के कारण इनकी मेरिट 0.4 गिर सकती है। अब 0.4 ये प्रत्येक 1000 पर गिरेगी, और जब प्रत्येक 1000 पर 0.4 गिर रही है तो 10,000 पर 4 पॉइंट ये गिर सकती है। तो इस हिसाब से 66.4 से मेरिट 61.53 ओबीसी में रह सकती है। अब यदि एससी की बात करें तो तीसरी काउंसलिंग में एससी की मेरिट 60.04 रही थी, और एससी में एसटी के 1133 पद जोड़ने के बाद 4,633 पद बनते हैं, और 4,633 बनने पर एससी के लगभग मेरिट जो गिरती है वो लगभग 3.55 अंक यदि नीचे गिरती है तो एससी की मेरिट 56.49 तक जाने के पूरे चांस हैं। सबसे ज्यादा मेरिट यदि डाउन होती है तो यहाँ एससी में देखने को मिलेगी, क्योंकि एससी में बहुत ज्यादा कैंडिडेट ने सुपर टेट पास नहीं किया है। एससी में लगभग 25,000 कैंडिडेट्स ने सुपर टेट पास किया है, और 25,000 में से लगभग 16,000 के करीब इन्होंने ज्वाइनिंग ले लिए, तो उसके बाद बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए यहाँ मेरिट 56.49 तक देखने को मिल सकती है। एससी वर्ग में यदि एसटी के 1133 रिक्त पदों सहित कुल लगभग 4,633 पदों पर विचार किया जाए और प्रति 1,000 पद पर औसतन 0.6 अंक की गिरावट का अनुमान लगाया जाए तो एससी की मेरिट 59.55 से घटकर 56 या 56.49 तक आ सकती है। ये 56 पर भी जा सकती है, एससी की मेरिट 56 पर भी जा सकती है, यानी कि जो एसटी की मेरिट दिखाई गई है लगभग वहां भी जा सकती है, क्योंकि एसटी में कोई कैंडिडेट अब बचा हुआ नहीं है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी यह अपेक्षा व्यक्त की जा रही है कि राज्य सरकार नियम अनुसार एवं संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप इस विवाद का व्यवहारिक समाधान स्वयं प्रस्तुत करे, जिससे लंबे समय से लंबित भर्ती प्रक्रिया का निष्पक्ष एवं न्याय संगत निस्तारण हो सके। उपयुक्त विश्लेषण विभिन्न सार्वजनिक दावों एवं उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित एक अनुमानात्मक प्रस्तुति है। अंतिम सत्यापन एवं निर्णय केवल राज्य सरकार, संबंधित विभाग तथा न्यायालय के आधिकारिक अभिलेखों के आधार पर ही संभव है।
जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।